तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सब आप जानते हैं कि आरपीएससी ने अपना नया सिलेबस सेकंड ग्रेड का डाल दिया गया है, जिसमें केमिस्ट्री के सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। जो बीएससी लेवल का लेवल बढ़ा दिया गया है, ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो बढ़ा दिया गया है 10-12 से लेवल से जो अपने पास था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियो जो भी चेंजेस हुआ है वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो हम पढ़ा रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट से, जो पहले भी कोई जो था उसी सिलेबस के हिसाब से है और नए सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ चुके हैं वो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आफवो नियम के बारे में, अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सारे टॉपिक्स हमारे पास में हम पढ़ चुके हैं और इनके वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप इनको पहले पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक हमारे हो गए यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिख रहा है कि परमाणु भार, अणु भार और क्या है, तुल्यांकी भार। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक चीज़ें। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, जब जाके आप कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह उसको अटैम्प्ट कर सकोगे। नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं इन पे, लेकिन क्या होता है कि इनसे अगर ये नहीं आएंगे तो आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, जैसे ये परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, और हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वो छूट जाएगा और न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु भार, परमाणु भार इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी नॉर्मल से एक डेफिनेशन है कि परमाणु भार क्या होता है, हमारा परमाणु क्या होता है, जो भी हमारे पास में कोई भी पदार्थ होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी उस परमाणु का भार ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परिभाषा दी। वो परिभाषा क्या थी, ये थी कि परमाणु भार वह संख्या है जो ये बताती है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, यानी कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 है, कार्बन का समस्थानिक है, जो कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के रूप में। तो एक समस्थानिक है, उसको रेफरेंस मान के उनका परमाणु भार ज्ञात किया गया। देखिए कैसे, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कार्बन का परमाणु भार जो होता है हमारे पास 12 होता है। ठीक, कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब होता है कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, यानी उसमें इतने ज़्यादा अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी 6.03 क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक कार्बन परमाणु का भार अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 12/6.03 × 10⁻23, यानी 12 और इसको हम बट्टे में ले लेंगे। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। यानी इसको हम अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं, तो एक सूत्र बन जाएगा कि किसी भी अपन को अगर निकालना है परमाणु भार तो 1/Na × 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आंसर आता है, यानी 1/Na, यानी एक में अगर 6.023 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट आती है वो हमारे पास AMU में आती है। अब AMU क्या है, देखिए AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी तत्व के एक परमाणु के भार को AMU में व्यक्त किया जाता है, यानी एक परमाणु के भार, किसको, एक परमाणु, जैसे हमने कार्बन का निकाला ना एक परमाणु का भार, तो उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, AMU में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सल्फ़र के एक परमाणु का भार अगर निकालते हैं तो कितना आता है, सल्फ़र का एक परमाणु, यानी सूत्र में रखना है सल्फ़र का जो भार होता है अपने पास में वो कितना होता है, 32। तो 32 को हमने यहाँ रखा और सीधे से हम इस वैल्यू फॉर्मूले में रखा और हमारे पास, ठीक है, 1/Na सल्फ़र का निकाला 32 यहाँ पे रखा, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला आ गया। यानी आपके पास किसी भी एक परमाणु का भार अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, 1/Na और गुणा 32, यानी अगर जिसका भी आपको निकालना है, सल्फर का निकालना है 32 लिख लिया, नाइट्रोजन का निकाल लिया तो 14 निकालना है, 14 रखना है, ऑक्सीजन का लिए क्या हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा, सल्फर के लिए 32। तो ये आपको रखना है और ये रखते ही अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी AMU हमारे पास में क्या है, AMU को कैसे निकाला जाता है। एक AMU कितने के बराबर होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार बटा 12। क्लियर है, यानी कार्बन 12 का एक परमाणु का भार हमने कितना निकाला था, अभी निकाला था 1/Na × 12। ठीक है, Na हमारे पास में अवोगाद्रो संख्या है।
ये निकाला, तो हम इसको फॉर्मूले में रखें तो 12 से 12 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/6.03 गुना 10⁻23। इसको सॉल्व किया था हमने, तो कितना है 1.66056 गुना 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 1 AMU की वैल्यू। यानी हम अगर AMU में किसका मान रखा ले तो क्या रहेंगे, द्रव्यमान ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी परमाणु का भार लिखेंगे अपन ग्राम के अंदर, एक परमाणु और बट्टे में 1.66 गुना 10⁻24 करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने निकालना है हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान AMU में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करना है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपको क्या करना है, लगा आपके परमाणु का द्रव्यमान आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, कितना होता है ये 1.6738 गुना 10⁻24, आपको वैल्यू कुछ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसकी जगह फार्मूला रखा, तो देखिए मोल्स ऑफ एटम और जिसका निकालना हमने ऊपर निकाला और नीचे 1.6 का इसको भाग दे देंगे। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AMU में भार कितना हो जाएगा 1.0078 AMU, जिसको अपन म्यू से भी प्रदर्शित करता है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास। तो हमारे पास ये पहला टॉपिक हो गया है हमारे पास में किसको, AMU में निकालना। अगर अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है परमाणु भार। जो भी हमें अणुभार निकालने पड़ेंगे तो हमें परमाणु भार आने चाहिए, तो परमाणु भार की हमें वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। जो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं आप इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ के परमाणु भार है, इन सब के दे रखे, आपको इनको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लें और उसको याद कीजिए ताकि आपके पास में न्यूमेरिकल ईजीली हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं अणुभार। क्या बोलेंगे, अणुभार। यानी परमाणु आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु। तो अणुओं का भार निकालने के लिए, जैसे एक ऑक्सीजन है तो हमने बोला परमाणु, अगर 2 हो गए तो क्या हो गए, वो अणु हो गए। तो कैसा होगा हमारे पास, एक का हमें लिखा था कितना होता है 16 होता है, ज़्यादा हमने जो टेबल में देखा 16 और 16 कितने हो गए 32, क्योंकि 2 बार है तो हमने इसको 32 यानी 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसी प्रकार NaCl का अगर हम निकालते हैं तो Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार H2SO4 का निकालते हैं तो H2 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसको 2 बार से गुणा किया 2, और प्लस सल्फर का होता है 32 और प्लस फिर ऑक्सीजन का 4 बार कितना है 16 से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ग्लूकोज का भी निकालेंगे, कार्बन 12 होता है इसका, और 6 से गुणा करेंगे, और प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, इसको 12 बार गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, और 6 को हम 16 से गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास लगभग 180 आ जाएगा। NH2CO NH2 ये है यूरिया का सूत्र जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिया यानी यूरिया का अगर हम निकालें तो कितना आता है, इस तरह वैल्यू रखेंगे। नाइट्रोजन के 14 होते हैं, हाइड्रोजन के 2, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, नाइट्रोजन के 14 और हाइड्रोजन के 2, टोटल मिला के 60 आ जाएगा। इसी तरह हमसे एथेनॉल का निकालना है, HCl का निकालना है, और आपको C12H22O11 यानी सुक्रोज का भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है तुल्यांकी भार, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि इसका ये यूज़ विलियन वाले चैप्टर में भी आएगा, विद्युत रसायन में भी आएगा, नॉर्मलता निकालने में आता है ज़्यादातर। ठीक है, नॉर्मलता, तुल्यांकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, तुल्यांकी चालकता, तो इन टॉपिक्स में इनका यूज़ आएगा। तो आपको इसके पहले तुल्यांकी भार निकालने आनी चाहिए। देखो तुल्यांकी भार हम निकालते हैं या तो अम्लों के केस में यानी एसिडों के अंदर, अम्ल के अंदर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी उस अम्ल का अणुभार होगा वो रखेंगे, उसके बाद उसमें H+ आयनों की संख्या रख देंगे, यानी कितने H+ आयन है। जैसे HCl का दे रखा है, HCl में 1 H होता है तो हम 1 का भाग दे देंगे इसके अणुभार के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए और किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम H2SO4 का निकालते हैं, H2SO4 में कितने H+ है 2 H+ है तो 2 का भाग दे देंगे यानी 98/2 यानी 49। तो इस तरह से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना अगर अम्ल है तो कितने H+ दे रहा है और क्षार है तो कितने OH- दे रहा है। ठीक है, तो O जैसे NaOH का निकालते तो कितने दे रहा है 1 दे रहा है, तो NaOH का भार होता है 40। ये तो क्या है अम्ल, जिसमें क्षार होता है NaOH, 4 में अपन 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40। यानी इसका तुल्यांकी भार और अणुभार लगभग समान होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और भी आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कितने H+ दे रहा है और कितने OH दे रहा है, यानी जितने भी H+ OH दे उसमें भाग दे दीजिए उसके अणुभार में। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए उसके H+ नंबर ऑफ H+ या OH- आयनों से। ठीक है, उसके अलावा अगर ना तो एसिड हो ना कोई बेस हो तो वो न्यूट्रल कंपाउंड हो, यानी
सॉल्ट टाइप का हो तो तुल्यांकी बाहर निकालेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रखेंगे अनुभार, और उसमें लिखेंगे लेकिन संयोजकता कारक। ठीक है, संयोजकता कारक को हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर भी निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं हम। वैलेंसी फैक्टर के अंदर आपको क्या देखना है, जैसे NaCl है, NaCl आपको ब्रेक करना आना चाहिए, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस क्या है हमारे पास में, कितना आयन है 1, और Cl पे भी कितना है 1, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो चुका है हमारे पास में 1। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 1। तो आपको देखना है कि ओवरऑल चार्ज कितना है, तो वो उसका अपन वैलेंसी फैक्टर हो सकता है। जैसे नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, हम बात करें AlCl3, Al कितना है +3 और Cl कितने हैं -3, तो टोटल कितना हो गया 3, यानी 3 तो इसके और 3 इसके, यानी 1 पे -1 तो 3 पे कितने -3, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये संयोजकता कारक निकाल सकते हैं हम। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये याद करके जाना कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। Al2SO4, आप इसको ब्रेक करना है, कितने Al है 2Al, Al पे कितना आवेश होता है 4, ये आपको याद रखना है कि आवेश किस पे कितना होता है, प्लस SO4 -2 होता है सल्फेट, यानी 3 इस पर क्या होते हैं -2 इसका आवेश होता है। तो ओवरऑल अगर चार्ज की बात करें तो 1 पे +3 है तो 2 पे कितने हो गए +6, 1 पे माइनस होते तो 3 पे कितने हो गए -6, तो ओवरऑल कितना हो गया 6। तो अब वैलेंसी फैक्टर कितना हो सकता है 6। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार। हमको क्या करना है, जो भी अणुभार होगा उसमें वैलेंसी फैक्टर का भाग दे देना है। तो इस तरह से हम तुल्यांकी भार को भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, परमाणु भार पढ़ा, अणुभार पढ़ा और तुल्यांकी भार पढ़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लेके चल रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ तक कि आपको आगे जाके कोई न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में मेंशन दे रखा है वर्ड, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों तक भी पहुँच सके जिनका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही बेकार है। तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए, ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।